सबसे पहले हम आपको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस नए प्रयोग के बारे में बताएंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ट्रंप ने अपने दोस्त और मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क की अध्यक्षता में एक नया विभाग बनाया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे अगर हम संक्षिप्त में शॉर्ट में कहें तो इसे कहा जाएगा डोज, DOGE। यह विभाग सरकार के खर्चे और उसकी कार्यकुशलता पर नजर रखेगा और इसीलिए आज इसमें भारत को लेकर भी दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, क्या भारत में भी इस तरह के एक अलग विभाग की आवश्यकता है जो सरकार की कार्यकुशलता पर नजर रख सके, जो सरकार के खर्चों में कटौती कर सके? और दूसरा, क्या भारत में भी इलॉन मस्क की तरह किसी बड़े उद्योगपति को सरकार में शामिल करना कभी संभव होगा? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत का कोई बड़ा उद्योगपति कभी सरकार में शामिल हो जाए? अमेरिका ने यह प्रयोग किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी को भी इस नए विभाग का प्रमुख बनाया है। ट्रंप ने जब इलॉन मस्क के बारे में कहा तो उन्होंने इलॉन मस्क को द ग्रेट इलॉन मस्क कहा और विवेक रामास्वामी को उन्होंने देशभक्त बताया और कहा कि ये दोनों इस नए विभाग की मदद से अमेरिका में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। यह विभाग नई सरकार को ज्यादा प्रभावी और कुशल बनाने के लिए 5 मुद्दों पर काम करेगा। देखिए, दुनिया भर में जो सरकारें हैं, दुनिया भर के नेता हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका में यह प्रयोग कैसा है, पहले इसके बारे में जानिए, जिसको हम कहते हैं डोज। पहला, यह विभाग सरकार के अनावश्यक खर्चों में कटौती करेगा, यानी सरकार के पैसे को बचाएगा। दूसरा, गैर जरूरी विभागों और संस्थाओं को बंद करने और उनके पुनर्गठन के लिए सिफारिश करेगा। बहुत सारे ऐसे ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, अलग अलग संगठन होते हैं, संस्थान होते हैं हर सरकार में, हर देश में, जिनकी जरूरत नहीं होती फिर भी वो चलते जा रहे हैं। ये उनके बारे में भी बात करेगा। और कई नियम ऐसे होते हैं जो अंग्रेजों के जमाने के पुराने नियम हो जाते हैं, फिर भी वो नियम चलते रहते हैं, उनको भी ये देखेगा। तीसरा, गैर जरूरी नियम और कानूनों को रद्द करने के लिए यह उनकी एक सूची बनाएगा। चौथा, यह सरकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने पर काम करेगा। और पांचवां, यह सरकारी कर्मचारियों की छटनी के लिए भी बड़े स्तर पर कदम उठाएगा, यानी अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों की छटनी भी की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी यह कहा है और वो चाहते हैं कि अमेरिका अपने खर्चों में कटौती करे और वहां पर इसके लिए छटनी भी की जाएगी। अमेरिका में इस तरह का प्रयोग इससे पहले वर्ष 1982 में हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने टैक्स पेयर्स के पैसे को बचाने के लिए एक आयोग का गठन किया था और इसका नाम था द प्राइवेट सेक्टर सर्वे ऑन कॉस्ट कंट्रोल। यह आयोग फिजूल खर्ची में कटौती करके अमेरिका की सरकार के हजारों करोड़ों रुपए बचाता था। और अब यही काम डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को सौंपा गया है। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो अमेरिका के 533 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में से लगभग 1/3 यानी 170 लाख करोड़ रुपए बचा सकते हैं। इतनी बचत करके वो अमेरिका की सरकार को दे सकते हैं। ये कितना बड़ा पैसा है, इसका जरा अंदाजा लगाइए। जितना भारत का 3.5 साल का बजट है, उतना पैसा इलॉन मस्क अमेरिका में सिर्फ 1 साल में कटौती के जरिए बचाने की बात कह रहे हैं। इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने अपनी ही तस्वीर बनाई है, तैयार की है। और इसमें इलॉन मस्क ने काले रंग का एक चश्मा पहना हुआ है, लेदर की जैकेट पहनी है और गले में एक मोटी सी चेन पहनी है और उनके सामने लिखा है DOGE यानी डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आप कह सकते हैं कि वो अब एक मंत्री की तरह काम करेंगे अमेरिका की सरकार में। और ये तस्वीर उन्होंने आज अपनी पोस्ट की है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत में कभी इस तरह की कोई शख्सियत, इस तरह का कोई उद्योगपति जो अपनी ऐसी तस्वीर डालता हो, जो इस तरह के कपड़े पहनता हो, जिसकी इस तरह की छवि हो, जिसकी जीवन शैली इस तरह की हो,
वो सरकार में कभी शामिल होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह भारत में संभव है? भारत का कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी उद्योगपति भी या फिर किसी बहुत बड़े विभाग का प्रमुख अपनी ऐसी तस्वीर कभी डालेगा सोशल मीडिया पर? भारत में यह संभव नहीं है, लेकिन अमेरिका में यह सब चलता है। यह तस्वीर अपने आप में हजारों शब्दों के बराबर है और यह तस्वीर बता रही है कि अमेरिका की राजनीति में अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें सामान्य जैसा कुछ नहीं है और हमारे देश की राजनीति से तो बिल्कुल ही अलग है। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आप इस बात के लिए सहमत हैं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं, जिन्हें हम बहुत सफल मानते हैं, उन्हें भी सरकारों में ऐसे ही किसी विभाग का प्रमुख बना लेना चाहिए या उनकी भी सरकार में एक लेटरल एंट्री करा लेनी चाहिए कि उन्हें भी सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके? भारत के लोकतंत्र में शायद अभी इसकी गुंजाइश दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमारे देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां सुबह से लेकर शाम तक यही साबित करने में लगी रहती हैं कि उनका देश के बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और बड़े उद्योगपतियों से कोई संबंध नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। और इसका कारण यही है कि हमारे देश के लोग नेताओं की उद्योगपतियों के साथ दोस्ती को, सरकार और उद्योगपतियों की दोस्ती को अच्छा नहीं मानते। हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है। हमारे देश के लोग अमेरिका में इलॉन मस्क के सरकार में शामिल होने का तो समर्थन करते हैं, लेकिन वो अपने देश में इस तरह के बदलावों के लिए शायद कम से कम कुछ समय के लिए तो तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको छोटा सा देता हूं। पिछले 24 घंटे से महाराष्ट्र में अजीत पवार के उस बयान पर बड़ा विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि वर्ष 2019 में जब उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रयास किया था, तब उस बैठक में एनसीपी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद थे। और अब इस बयान पर ही काफी विवाद हो रहा है कि गौतम अडानी उस मीटिंग में भी कैसे मौजूद थे। अब सोचिए, जब सरकार बनाने की एक बैठक में एक उद्योगपति के शामिल होने पर हमारे देश में इतना विवाद हो सकता है, तो इलॉन मस्क की तरह अगर हमारे देश में कोई उद्योगपति सरकार में ही शामिल हो जाए तो इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर होगा और देश के लोगों में कितना अविश्वास पैदा हो जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अमेरिका में तो जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं, लगातार इलॉन मस्क उनके सबसे प्रमुख सलाहकार बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत करते हैं तो कमरे में इलॉन मस्क मौजूद रहते हैं। आज भारत अमेरिका की तरह एक सुपर पावर तो बनना चाहता है। भारत के लोग अमेरिका में बसना चाहते हैं। अमेरिका का वीजा पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करते हैं, लंबी लंबी लाइन में लगते हैं। ग्रीन कार्ड पाना उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि वो अमेरिका में बस जाएं, लेकिन वो अमेरिका के लोगों की तरह नए प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। आज अमेरिका में ना तो इलॉन मस्क को इस नए विभाग का प्रमुख बनाने की कोई आलोचना हो रही है और ना ही अमेरिका के लोग इसे वहां लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, ना ही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिक गए हैं। अमेरिका के बहुत सारे लोगों का कहना है कि इलॉन मस्क काफी प्रतिभाशाली हैं और वो कई असफलताओं के बाद दुनिया के सबसे अमीर और सफल उद्योगपति बने हैं। और ऐसे में अगर उनका अनुभव वहां की नई सरकार के काम आता है तो इसमें बुराई क्या है? और वो अगर अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा बचाते हैं तो इससे अच्छी और कोई बात क्या हो सकती है? लेकिन सोचिए, क्या भारत के लोग ऐसा सोच सकते हैं? इलॉन मस्क के पास कुल मिलाकर 26 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो पाकिस्तान जैसे देश की कुल जीडीपी के बराबर है। और सोचिए, जिस व्यक्ति की नेटवर्थ लाखों करोड़ में हो, वो व्यक्ति सरकार के लिए कितना काम का हो सकता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा तो जरूर होगी। वो जानता होगा कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के बारे में, बड़ी कंपनियों को कैसे चलाया जाता है इसके बारे में। भारत में जब सरकारें जातियों के हिसाब से अपने नेताओं में मंत्रालयों का बंटवारा करती हैं, जातियों के हिसाब से हमारे देश में मंत्री बनाए जाते हैं, तो इसे ही असली लोकतंत्र माना जाता है और किसी को इसमें आपत्ति नहीं होती। लेकिन अमेरिका की तरह इलॉन मस्क जैसे किसी सफल उद्योगपति का भारत में किसी विभाग का प्रमुख बनना आज भी असंभव सी बात है। वैसे वर्ष 2009 में यूपीए की सरकार ने इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया था और बाद में नंदन नीलेकणी ही आधार कार्ड की पूरी व्यवस्था लेकर आए थे। और इससे यह पता चलता है कि भारत ने भी पहले ऐसे कुछ प्रयास किए हैं
लेकिन इस तरह के प्रयासों का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ और नंदन नीलेकणी की जो तुलना है वो बहुत इलॉन मस्क जैसे उद्योगपति से नहीं की जा सकती। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को भी अब एक ऐसे ही विभाग की आवश्यकता है? क्या हमारे देश में भी एक डोज विभाग होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी? भारत में सरकारों की कार्यकुशलता को बेहतर बनाने और उनके अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए कोई विभाग या कोई मंत्रालय नहीं है और इसके कारण भारत में सरकारों की अच्छी से अच्छी योजनाएं भी लोगों तक कई बार ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाती और सवाल पूछने वाला कोई नहीं। जैसे वर्ष 1952 में जब देश की पहली सरकार बनी, अगर उसी समय देश में इस तरह का विभाग बन जाता तो देश की स्थिति शायद आज ऐसी ना होती। हमारे देश को यह पता होता कि आजादी के बाद से वर्ष 2015 तक हमारे देश में जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, उनसे लोगों का ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास क्यों नहीं हो पाया? इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्या हुआ? इसका एक अच्छा ऑडिट होना चाहिए था। वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह ना कहना पड़ता कि सरकारी योजनाओं पर जो 1 रुपया खर्च होता है उसमें से असली लाभार्थियों तक सिर्फ 15 पैसे ही क्यों पहुंचते हैं, बाकी के पैसे कहां गए, ये कौन बताएगा? इस विभाग के होने से हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार शायद ना होता और बांध, सड़क, हाईवे, एक्सप्रेसवे, अस्पताल, स्कूल, नहर, नदी, सिंचाई की परियोजनाएं वर्षों तक लंबित ना रहती और लोगों को अपने इलाके में एक पुल बनने के लिए औसतन 8 वर्षों का इंतजार न करना पड़ता। आज अगर बिहार में 1 महीने में 15 पुल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, कई राज्यों में लाखों बच्चों को जर्जर हो चुके स्कूलों में पढ़ना पड़ता है और जब कई इलाकों में एक अस्पताल बनने में 20 से 30 साल लग जाते हैं, तब यह पता चलता है कि हमारे देश में सरकारों को प्रभावी और कुशल बनाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। और जो सरकारें बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होती, कार्यकुशल नहीं होती, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। उनके लिए बस एक ही रास्ता होता है कि 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो जनता नाराज होकर उन्हें चुनावों में हरा देगी और सत्ता से बाहर कर देगी, लेकिन इसके लिए भी आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। सरकारें ये तो जानती हैं कि उन्हें कितनी योजनाएं लागू की हैं उन्होंने, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कितना प्रभाव है, इसका ठीक से आकलन हमारे देश में नहीं होता और ना ही इसके लिए हमारे देश में कोई व्यवस्था है। आप खुद सोचिए, आज हमारे देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग मामलों में पिछले वर्षों में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्हें लागू किया भी जा रहा है या नहीं। कड़वा सच यह है कि हमारे देश के नेताओं को यह बात तो याद थी कि उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाना है, लेकिन उन्होंने कभी सरकारों को प्रभावी बनाने के लिए कोई अलग मंत्रालय या विभाग नहीं बनाया। आज अमेरिका की राजनीति भारत जैसी होती तो वहां ना तो इस तरह का कोई विभाग बनाया जाता, ना ही इसकी जिम्मेदारी इलॉन मस्क जैसे किसी उद्योगपति को दी जाती। अमेरिका में पहले से एक बहुत बड़ी फेडरल एजेंसी है जिसे यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस कहते हैं। इस एजेंसी ने 2011 से 2023 के अमेरिका की सरकार के 50 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं इस 2011 से 2023 के बीच। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो इलॉन मस्क की मदद से और भी ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी से हर साल 20 से 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है और सरकार की फिजूल खर्ची से 20 लाख करोड़ रुपए का अलग नुकसान होता है और इसी लीकेज को रोकने के लिए अब इलॉन मस्क को यह नई जिम्मेदारी दी गई है। सोचिए, अगर भारत में भी ऐसा विभाग बन जाए तो हमारे देश को भ्रष्टाचार और अनावश्यक खर्चों से जो हर साल 83 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है उसे शायद हम कुछ हद तक रोक पाएंगे। और ये 83 लाख करोड़ रुपए की रकम छोटी नहीं है, ये पाकिस्तान जैसे 3 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। आपने अक्सर अपने देश में देखा होगा, जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा होता है, गाड़ियों की असली पार्किंग वहीं होती है, या जहां बोर्ड पर लिखा होता है कि यहां कचरा डालना मना है, कूड़े का ढेर वहीं लगा होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये पूछने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है? जब प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी को घाटा होता है और उस कंपनी के प्रोडक्ट की बिक्री घटने लगती है तो उस कंपनी में हड़कंप मच जाता है, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, प्रोडक्ट में बदलाव किए जाते हैं, ऑडिट होता है, कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है। लेकिन सरकारों में ऐसा कभी नहीं होता और सरकारों में घाटे के बावजूद
वैसी ही पुरानी व्यवस्था चलती रहती है और कभी उसके खर्चों में कटौती को लेकर कोई समीक्षा नहीं होती। इसलिए आज भारत चाहे तो वो अमेरिका से ये सीख ले सकता है। हालांकि हमारे देश में भी कुछ आयोग ऐसे हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन तो भी हमारे देश की का सिस्टम और मैकेनिज्म अगर काम कर रहा होता तो आज आपको अपने चारों तरफ ऐसी अव्यवस्था दिखाई न देती। इलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी भी इस विभाग के प्रमुख होंगे और उन्होंने कहा है कि वो FBI जैसी एजेंसियों और शिक्षा जैसे विभागों को बंद कर देंगे और कहा है कि वो इस विभाग में रहते हुए नरमी से पेश नहीं आएंगे और बड़े बड़े और कड़े फैसले वो लेंगे। पश्चिमी देशों के मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क का इंटेलिजेंस लेवल लगभग उतना ही है जितना मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। आइंस्टाइन का IQ लेवल 160 था और इलॉन मस्क का IQ लेवल 155 बताया जाता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क कितने बुद्धिमान और होशियार होंगे और अब वो अमेरिका जैसे देश की सरकार को ये बताएंगे कि वो अपने लाखों करोड़ों रुपए हर साल कैसे बचा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा प्रयोग यह किया कि उन्होंने अमेरिका के एक 44 वर्ष के टीवी एंकर को अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया है और उस टीवी एंकर का नाम है पीट हेग्सेथ। पीट हेग्सेथ एक टीवी एंकर होने के साथ साथ सेना में कमांडर रह चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और कई बार अपने टीवी शो के दौरान उन्होंने फोन पर ट्रंप से भी बात की है। या ये कह लीजिए कि उनके टीवी शो के दौरान ट्रंप जो है, जब उनका डायल इन शो होता है तो कई बार ट्रंप उन्हें उनके शो में फोन कर देते हैं और ट्रंप भी उनके शो के दौरान अक्सर उनसे बात करते रहते हैं। कई बार उनके शो में मेहमान बनकर जा चुके हैं। यानी इस टीवी एंकर और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो बड़ी मशहूर है। इससे यह पता चलता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई टीम में उन लोगों को जगह दे रहे हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और उनके लिए अब लॉयल्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो हमेशा उनके बनकर रहे। उनके पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 3 बार अपने रक्षा मंत्री को बदला था और उस समय ट्रंप को अपनी सरकार के कई लोगों से धोखा भी मिला था। इस बार वो ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो उनके साथ धोखेबाजी ना करें। तो 2 प्रयोग आप देखिए, कितना बड़ा प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि एक टीवी एंकर को और अपने एक दोस्त को उन्होंने देश का रक्षा मंत्री बना दिया है और अब भारत जैसे जो देश हैं उन्हें इस टीवी एंकर और भविष्य के रक्षा मंत्री से ही बातचीत करनी पड़ेगी, उन्हीं से डील करना पड़ेगा। और दूसरा इलॉन मस्क। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हमने इलॉन मस्क की तारीफ तो बहुत कर दी, इस प्रयोग के बारे में भी आपको बताया कि अच्छा प्रयोग है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इलॉन मस्क के मामले में यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाए, यानी उनके हितों का टकराव पैदा हो जाए। और जब वो इस पद पर बैठे हैं तो वो पहले अमेरिका के बारे में सोचेंगे या अपने बारे में सोचेंगे। कहीं उन्होंने अमेरिका के हितों से पहले अपनी कंपनी के हितों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने व्यवसायिक फायदे के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो यह प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। और इस तरह का धोखा पहले भी कई बार मिल चुका है। अब बड़ी बात यह है कि इलॉन मस्क जब वहां के सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे तो कैसे सोचेंगे? वो अपनी कंपनी के प्रमुख की तरह सोचेंगे या उस विभाग के प्रमुख की तरह सोचेंगे जो जिम्मेदारी उन्होंने दी गई है। हालांकि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तब से वैसे ही इलॉन मस्क की कंपनी को बहुत फायदा हो चुका है। लगातार उनके शेयर का जो भाव है स्टॉक मार्केट में ऊपर जाता जा रहा है और दुनिया भर के लोगों का कहना है कि अगले 5 साल इलॉन मस्क के हैं, अगले 5 साल इलॉन मस्क की कंपनी के हैं। और दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो आज ये सोचते हैं कि अगर पैसा लगाना है तो इलॉन मस्क की कंपनी में लगाइए, क्योंकि इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं और अब अमेरिका की सरकार का हिस्सा बन गए हैं। अब अग्नि परीक्षा यह होगी कि इलॉन मस्क की मौजूदगी से अमेरिका की सरकार को ज्यादा फायदा होता है या फिर इलॉन मस्क की कंपनियों को ज्यादा फायदा होता है। रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने एक नई योजना लागू की थी जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना।
केंद्र सरकार ने इस योजना को 55 करोड़ लोगों के लिए लागू किया था और अब तक देश में 35 करोड़ 15 लाख लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। हो सकता है आपने भी बनवाया हो। ये एक ऐसा कार्ड है जिसे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दिखाकर हर परिवार 5 लाख रुपए सालाना तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके गांव या आपके मोहल्ले में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए और उस कैंप में जांच कराने के बाद आपको यह बताया जाए कि आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी है और इसका इलाज आप अपने आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में करा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप यही सोचेंगे कि अगर इतने बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर मुफ्त में जांच करके आपको बीमारी के बारे में बता रहे हैं तो उसका इलाज भी मुफ्त में ही हो रहा होगा, इसमें कोई धांधली नहीं है, ये सब कुछ आपके हित के लिए है। और अगर हम आपसे कहें कि ये जांच और उस जांच में पाई गई बीमारी फर्जी हो सकती है और अब कुछ अस्पताल आपको आयुष्मान कार्ड के जरिए झूठी बीमारियां बताकर उनका नकली ऑपरेशन कर रहे हैं, तो शायद आप चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों की नजर आपके इस आयुष्मान कार्ड पर है। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है जिसके खिलाफ आज हम पूरे देश को जागरूक करना चाहते हैं और इसीलिए आपसे कहा कि यह खबर आज आपके पूरे परिवार के लिए है, आपके दोस्तों के लिए भी है। अब देखिए ये फ्रॉड है कैसा। ये खबर गुजरात के मेहसाणा जिले से आई है, जहां 10 नवंबर को एक गांव में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। यह कैंप अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने लगाया था और इस अस्पताल का नाम है ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीरें इस समय आपके साथ साथ स्क्रीन पर चल रही हैं। यह ख्याति हॉस्पिटल है। 10 नवंबर को इस अस्पताल की एक टीम अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर मेहसाणा जिले के एक गांव पहुंची और इस गांव में उस दिन कई लोगों के फ्री मेडिकल टेस्ट हुए। दोपहर 1 बजे जब इस कैंप को बंद किया गया, तब स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने बताया कि इस गांव के 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें हृदय रोग से जुड़ी गंभीर समस्या हो सकती है और उन्हें चलते फिरते या खेतों में काम करते हुए कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे आजकल देश भर में बहुत सारे लोगों को आ रहा है। आपने वीडियोस देखे होंगे। ये बात सुनकर इस गांव के ये 20 लोग डर गए जब उन्हें कहा गया कि उन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और उन्होंने सोचा कि अगर इतना बड़ा अस्पताल मुफ्त में मेडिकल जांच करके बीमारी के बारे में बता रहा है तो इन बीमारियों का आयुष्मान कार्ड से ही मुफ्त में इलाज हो जाएगा और इसमें कोई धांधली भी शायद नहीं होगी। 20 में से 19 लोग विश्वास करके अस्पताल द्वारा भेजी गई एक बस में बैठकर मेहसाणा से 50 किलोमीटर दूर इस अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचने के बाद इन लोगों की मुलाकात डॉक्टरों से हुई, जिन्होंने बताया कि इन सभी लोगों की पहले एंजियोग्राफी होगी और एंजियोग्राफी से ही पता चलेगा कि इन लोगों के हार्ट में यानी दिल में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, हृदय में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें हृदय से जुड़ी कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने इन लोगों से उनका आयुष्मान कार्ड लेकर उनकी एंजियोग्राफी कर दी। एंजियोग्राफी होने के बाद ज्यादातर लोगों को यही कहा गया कि उनके हृदय में ब्लॉकेज है और अगर उन्होंने एंजियोप्लास्टी नाम की सर्जरी नहीं कराई तो बहुत जल्द उनकी मौत हो जाएगी और उनके पास बहुत कम समय है। ऐसा कहा गया कि 10 से ज्यादा लोग इस सर्जरी कराने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इनमें से 7 लोगों का ही आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज का अप्रूवल आया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सिर्फ अस्पताल आने के 6 घंटे के अंदर ही इन 7 लोगों की सर्जरी कर दी और इसके बाद इन 7 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब जांच की तो पता चला कि जिन लोगों के हार्ट की सर्जरी हुई उन्हें असल में इस सर्जरी की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, उनका हृदय बिल्कुल ठीक था। इनमें भी जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें 52 साल के महेश बारोट हर दिन 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे और उन्हें हार्ट की कोई समस्या नहीं थी। इसी तरह 70 साल के नागर सनेमा को भी हार्ट की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड का पैसा निकालकर इन दोनों की सर्जरी कर दी और इसके बाद इन दोनों की ही मृत्यु हो गई। हैरानी की बात यह है कि जब आयुष्मान कार्ड से किसी व्यक्ति का अस्पताल में इलाज होता है तो उस इलाज के खर्चे का अप्रूवल अस्पताल को पहले लेना होता है,
इसमें लाभार्थी के हस्ताक्षर का मिलान किया जाता है, उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स की समीक्षा होती है और डॉक्टर को सर्जरी के लिए अप्रूवल मिलने में कम से कम 24 घंटे और अधिकतम 36 घंटे तो लगते ही हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा चमत्कार हुआ कि इस अस्पताल ने ये सारे काम, सारे अप्रूवल सिर्फ 6 घंटे में ही कर लिए। 6 घंटे में 19 लोगों की एंजियोग्राफी हो गई, जबकि एक व्यक्ति की एंजियोग्राफी में 20 से 25 मिनट कम से कम लगते हैं। 6 घंटे में ही इनमें से 7 लोगों के हार्ट की सर्जरी हो गई, जिसमें से एक सर्जरी में कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, ज्यादा भी हो सकता है। और 6 घंटे में ही इन सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का अप्रूवल भी आ गया, जिससे पता चलता है कि इस मामले में न सिर्फ अस्पताल के लोग और डॉक्टरों ने धोखाधड़ी की, बल्कि जो सरकारी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए अप्रूवल देते हैं, वो भी शायद इनसे मिले हुए थे और उनका कमीशन भी पहले से तय रहा होगा। यानी मौत तो ऐसे ही बदनाम है, असली दर्द तो जिंदगी देती है, और इन लोगों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और आप मेरे आसपास में देख पा रहे हैं जो भी मरीजों के लिए बेड यहां पे रखे गए हैं उसमें तोड़फोड़ मचाई गई है। जो कड़ी के गांव के रहने वाले 19 लोग थे उनको 2 दिन पहले मेडिकल चेकअप के बाद हॉस्पिटल की तरफ से अधिक इलाज के लिए यहां अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया था, जिनका एंजियोग्राफी किया गया था। एंजियोग्राफी करने के बाद 7 लोगों में स्टेंट भी रखे गए थे। ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया की जानकारी जिन 19 लोगों को अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल में लाया गया था उनके परिवारजनों को नहीं दी गई थी। वो हॉस्पिटल इसलिए आया था क्योंकि ये हॉस्पिटल का कैंप हमारे गांव में था, ठीक है, और गांव में कैंप लगा था, उसमें बोला गया था कि बॉडी चेकअप ये वो मुफ्त में हो जाएगा, ये सब हुआ था, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधा उसको ऐसा बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विद इन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया ही नहीं है कि डॉक्टर को एज अ इन्फॉर्म एज अ पेशेंट के रिलेटिव को करना चाहिए, एज अ सिग्नेचर लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म जरूरी नहीं समझा। इनमें से 6 महिलाएं फिलहाल एक वार्ड में उनको रखा गया है। इन महिलाओं के हाथ पे जिस प्रकार से पट्टी बांधी गई है आप देख पा रहे हैं कि क्यों ये पट्टी लगाई गई है ये उन्हें भी नहीं पता है। एंजियोग्राफी की होने का दावा जो इनके परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं। 19 लोगों को यहाँ पर लाकर जो मेडिकल चेकअप किया गया था बोरीसणा गांव में, उनमें से 19 लोगों को यहाँ पे लाकर एंजियोग्राफी की जाने का दावा किया जा रहा है। मेरे गांव में से 19 आदमी आए, उसमें से जेंट्स भी थे और लेडीज भी है। उसमें 19 आदमी को जो थे सबको उन्होंने एंजियोग्राफी कर दिया और एंजियोग्राफी करने के बाद उसको जो स्टेंट लगाने था तो उसको किसी की फैमिली में किसी को फोन किया नहीं, कुछ जनाया नहीं कि आपको भी इसमें स्टेंट लगाने का कुछ जना नहीं, और अपने आप रिस्क पे उन्होंने स्टेंट लगा दिया। इंडिविजुअल पेशेंट में ધારો કે એક પેશન્ટમાં કોઈ ઓપરેશન કર્યું છે તો એ પેશન્ટને એ ઓપરેશનની જરૂર હતી કે નહીં, ફર્સ્ટ ઓફ એ જોવાનું છે, અને જે ઓપરેશનની જરૂર હતી તો એ કરવામાં કોઈ નેગ્લિજન્સ કે એવું હતું કે નહીં, પણ એ બધું જોઈને પછી છે। मेरे पीछे की तस्वीर जहां पे आप देख पा रहे हैं एक बैनर लगाया गया है ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा बोरीसणा गांव के अंदर जो हेल्थ चेकअप के नाम पे कैंप लगाया गया, जिसमें कहा गया कि सभी का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। यहाँ पे हृदय रोग, हड्डी से जुड़े रोग, साथ ही में पेट के रोग और पथरी और प्रोस्टेट समेत रोग को लेकर एक पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। हॉस्पिटल का गांव में कैंप लगा था और यहाँ ऐसा बोला था कि आपके वो चेकअप करना है, तो दूसरे दिन लग्जरी आई और वहाँ यहाँ से 19 लोगों को ले गए हॉस्पिटल, और वहाँ हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने क्या किया वो पता नहीं है। कुछ शारीरिक तकलीफ थी उनको क्योंकि वो अस्पताल में गए या यहाँ पे मेडिकल चेकअप करवाया, कुछ शारीरिक तकलीफ थी? कुछ नहीं थी क्योंकि वो तो साइकिलिंग कर रहे थे पर डे। क्या दिनचर्या क्या रहती थी? वो प्राइवेट फैक्टर में जॉब करते थे और कुछ तकलीफ नहीं थी। सिर्फ बॉडी चेकअप का बोल के लेके गए थे, हाँ कुछ बोले नहीं थे, इधर से सिर्फ बॉडी चेकअप का बोले थे। बॉडी चेकअप के लिए गए थे, उधर जाके रात को फिर कॉल आया 10 बजे, तब जाके पता चला कि उनके हार्ट की सर्जरी हो गई है। परिवार में कोई साथ में गया था क्या? क्या लेकर साथ में वो गए थे?
कुछ भी लेके नहीं गए थे। जो हॉस्पिटल की एक गाड़ी आई थी वो गाड़ी में गए थे और कोई साथ में भी नहीं था। जैसे ही आरोग्य विभाग के संज्ञान में आया कि ऐसा कुछ घटना हुआ है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन करके उस गांव से करीबन 17 जितने पेशेंट वहां पर एक गाड़ी रख के ले जाए गए थे। उनके सबके लिए जो वहां पर ले जाके किसी की भी परमिशन के बिना किया, परमिशन के साथ किया, जो कार्डियक स्टेंट रखने का और एंजियोप्लास्टी किया, उसकी वजह से 2 मौत भी हुए, थोड़े अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। पूरे की पूरी घटना ऐसी एक घटना है कि जहां पर केवल उसको हम निग्लिजेंसी नहीं बोल सकते, सोच समझ के की गई हुई ये घटना लग रही है। अब आप जरा सोचिए कि हमारे देश के गरीब भोले भाले लोगों के साथ ये कितना बड़ा धोखा है। सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर के पेशे के नाम पर कैसे कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स कलंक लगा रहे हैं। और हमारे समाज में आज भी जो डॉक्टर हैं उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। डॉक्टर जो भी कहते हैं हमारे देश के लोग आज भी आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं। आज भी हमारे देश में डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर साहब कहकर बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब का एक सम्मान है। डॉक्टर साहब जो कह देते हैं लोग मान लेते हैं, आंख बंद करके करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब यही डॉक्टर साहब, जिन्हें हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, जब हमारे साथ धोखा करते हैं सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए, तो सोचिए दिल कितना दुखता है। हम जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के अपने मंथली टारगेट्स होते हैं, उन्हें पैसा कमाना है। और बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल अपने यहां काम करने वाले डॉक्टर्स पर दबाव डालते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाएं। भर्ती करवाने के बाद फिर उनकी सर्जरी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय तक उन्हें अस्पताल में एडमिट करके रखा जाए ताकि ये अस्पताल मुनाफा कमा सके। लेकिन आज डॉक्टरों से हमारी अपील है कि डॉक्टरों को इसका विरोध करना चाहिए। देश के सारे डॉक्टरों को मिलकर इस बेईमानी के रैकेट को खुद ही तोड़ना चाहिए, कोई और नहीं कर सकता। उन्हें जब भी उन पर कोई दबाव डाले, उन्हें ईमानदारी से इसका विरोध करना चाहिए। और सरकारी योजनाएं बनाई तो जाती हैं लोगों का फायदा करने के लिए, लेकिन इस योजना में सोचिए ये जो डॉक्टर्स हैं और ये जो अस्पताल वाले हैं, ये सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। आज हमारी टीम जब मेहसाणा के इस गांव में गई तो 2 लोग ऐसे मिले जिनमें से एक ने हमें बताया कि डॉक्टर उसकी भी सर्जरी करने वाले थे। उसे भी बताया कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन हस्ताक्षर का मिलान नहीं होने की वजह से आयुष्मान कार्ड के जरिए उसके इलाज का अप्रूवल नहीं मिला और उसका आयुष्मान कार्ड चला नहीं। और अगर आयुष्मान कार्ड चला नहीं मतलब पैसा नहीं आएगा, मतलब डॉक्टरों के लिए यह व्यक्ति बेकार है। तो इस प्रकार से उसकी जान बच गई। जबकि दूसरा व्यक्ति ऐसा था जो कभी अपनी दुकान से छुट्टी नहीं लेता था और उस दिन भी उसने दुकान खोलने के लिए अहमदाबाद जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अहमदाबाद नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी दुकान खोलनी है और दुकान तो मैंने आज तक कभी बंद की नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और इसी कारण उसकी भी जान बच गई। પછી કે પેલે બેન ફાઈન જે બધું કે મા કાર્ડ ને બધું છે, બેન મા કાર્ડ ને બધું નહીં કીધું એટલે પછી તાન પેલી રૂમમાં જો એ રૂમમાં જઈને મારો કાર્યક્રમ બધો લીધો। કાર્યક્રમ લઈને કે તમારું કે કાર્ડ આપવું હોય તો કે કાલ સવારે તૈયાર થઈ જજો એટલે મેં ના પાડી। પછી तकलीफ शू હતી તમને? આવો અખોડી મારે ખાલી લાલ થાય એટલા માટે જ। आंखों की सिर्फ तकलीफ थी। अंकल का कहना है कि आंखों की तकलीफ जो थी उसको दिखाने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उनके जो ब्लड सैंपल्स हैं वो लिए गए और अधिक इलाज के लिए अंकल को भी अहमदाबाद आने के लिए कहा गया। हालांकि उनकी यहाँ पे एक दुकान है जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन तक दुकान बंद नहीं रख सकता, इसलिए मैं अहमदाबाद नहीं आ पाऊंगा। वो बस वाले आए तो समझा बुझा के ले गए। कितने बजे और कब बस आई? 9:30 9:30 से 10 बजे तक आई थी। मैं खेत में गया था, मैं उनको मना करके गया था कि आप मत जाना, आप अपने पास कार्ड नहीं है, वहाँ रोक देगा तो क्या करेंगे, इसलिए हम नहीं गए थे। मैं मना किया था, लेकिन मेरे फादर को आधार कार्ड और रेशनिंग कार्ड का बोल के ले गए कि हमारी जिम्मेदारी, हम करवा देंगे, आपका कार्ड बनवा देंगे। फिर वो ले गए, वहाँ ले जाके एंजियोग्राफी कर दिया कुछ।
फिर मैं यहाँ मेरे को मालूम पड़ा तो मैं खेत में से भागा, रात को वहाँ गया तो मेरे को बोला मेरे फादर ने कि मेरा अंगूठा नहीं आता है इसलिए मेरे को स्टैंड नहीं लगा है, सबको लगा दिया है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो अंगूठा नहीं लगा इसके लिए स्टैंड हॉस्पिटल ने नहीं लगा। हाँ, अंगूठा आया होता तो अप्रूवल नहीं मिला, कुछ ऐसा कुछ हुआ, अंगूठा नहीं आया तो वो बच गए, लेकिन उनको भी लगा देते। असल में बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास अपना आयुष्मान कार्ड हो। आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उन लोगों को लगता होगा कि उनका इलाज अस्पताल मुफ्त में कर रहे हैं। असल में ये इलाज मुफ्त में नहीं होता, बल्कि अस्पताल उनका इलाज करने के बाद ये पैसा सरकार से लेते हैं, उनके इलाज का बिल सरकार को भेज दिया जाता है और फिर उस स्वास्थ्य बीमा के जरिए सरकार उनको पैसा दे देती है। अगर वो नकली इलाज करते हैं, अपना धंधा बढ़ाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके नाम पर सरकार से पैसा ले रहे हैं, लूट रहे हैं। इस मामले में भी आप सोच लीजिए, अगर एक साथ इतने सारे लोगों की एंजियोप्लास्टी की गई है तो उसी में ही कई लाख रुपए का बिल इस अस्पताल ने बनाया होगा और वो सारा पैसा उन्हें आयुष्मान कार्ड के जरिए अस्पताल को पैसा मिल जाएगा। और ये एक नहीं, देश भर में हमें बहुत सारे अस्पतालों से, बहुत सारे जगहों से ऐसी शिकायतें मिलती हैं जहां अस्पताल ये काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है और जैसे ही उन्हें ऐसा आदमी मिला, वो चाहते हैं कि इसे पकड़कर जबरदस्ती इसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाए, कोई ना कोई सर्जरी की जाए, ताकि इसके नाम पर हम सरकार से पैसा वसूल सकें। अब आपको इसके लिए दो चीजें करनी चाहिए ताकि आप इस धोखे में ना पड़े। पहला, आपको हमेशा एक दूसरे अस्पताल और दूसरे डॉक्टर से राय जरूर लेनी चाहिए, जिसे हम सेकंड ओपिनियन कहते हैं। अगर एक अस्पताल और एक डॉक्टर आपको कहता है कि आपको यह बीमारी है और आपको ऑपरेशन कराना होगा, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास और दूसरे अस्पताल के पास जरूर जाइए उस बीमारी का मिलान कराने के लिए कि क्या दोनों डॉक्टर्स भी एक ही बात कह रहे हैं। दूसरा, आप जिस भी अस्पताल से इलाज करा रहे हैं वहां से मिलने वाली सभी मेडिकल रिपोर्ट्स को अपने पास रखें, डॉक्टरों के पास ना रखें। उनसे कहें कि मुझे सारी रिपोर्ट्स लिखित में, सारी पर्चियां लिखित में हमें चाहिए, जो भी डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं सब कुछ लिखित में अपने पास रखिए, क्योंकि ये उनके खिलाफ सबूत होगा। आपने नकली नोट छापने की मशीनें सुनी होंगी, लेकिन झारखंड में ईडी ने अवैध घुसपैठ के मामलों में कई ठिकानों पर छापा मारा और वहां उसे नकली आधार कार्ड छापने की मशीनें मिली। इन मशीनों से ऐसे आधार कार्ड प्रकाशित हो सकते हैं जो असली से भी ज्यादा असली लगते हैं और इनकी मदद से झारखंड में घुसपैठ करके आए लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड और दूसरे पहचान पत्र बनवाए हुए हैं और बहुत सारे घुसपैठियों ने तो अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया। आज बड़ा सवाल यह है कि ये घुसपैठिए इन मशीनों को भारत में लेकर आए या भारत के ही लोग इन मशीनों से घुसपैठियों के लिए नकली आधार कार्ड बना रहे। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों के लिए भारत का नागरिक बनना इतना आसान है। ये लोग भारत में आकर आसानी से पहले आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर आधार कार्ड के जरिए आगे के बाकी सारे पहचान पत्र अपने आप बनते चले जाते हैं। आधार कार्ड अगर आपका बन गया तो आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा, आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा, राशन कार्ड भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में फर्जी आधार कार्ड बनवाना इतना आसान क्यों है? तो इसके पीछे हमारे देश की राजनीति है, इसके पीछे हमारे देश का लोकतंत्र ही है। कुछ नेता वोटों के चक्कर में इन फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड्स का संज्ञान नहीं लेते और इसी के कारण अब ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है और समस्या भी बन गई। सितंबर 2023 तक देश में 138 करोड़ आधार कार्ड बन चुके थे और आपको हैरानी होगी कि वर्ष 2019 में कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब हमारे देश में इस पर सिर्फ राजनीति होती है। आज अगर घुसपैठिए अपनी मशीनों से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर हमारे देश में रह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपके हक की सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। आपके संसाधनों पर इन लोगों का कब्जा हो रहा है। सरकार ने जो भी योजनाएं इस देश के लोगों के लिए लागू की हैं, चाहे वो आपको अन्न देने की योजना हो, चाहे पैसा देने की योजना हो, चाहे मुफ्त मोबाइल फोन लैपटॉप की योजना हो, चाहे मुफ्त घर देने की योजना हो, चाहे नौकरी देने की योजना हो, चाहे आरक्षण की
योजना हो, उन सब में लीकेज हो चुका है। और जो लोग नकली आधार कार्ड लेकर आए हैं वो सब आपके हिस्से के संसाधनों को यहां बैठकर आराम से खा रहे हैं। यह मत सोचिए कि इसका आप पर कोई असर नहीं होगा, इसका असर आप पर जरूर होगा। और दूसरी बात, जब नकली आधार कार्ड वाले लोग हमारे देश में हैं तो इनके नकली वोटर आईडी कार्ड भी बनेंगे। और आप सोचिए कि ये हमारे लोकतंत्र में भी एक बहुत बड़ी लीकेज है। जब हमारे देश के चुनावों में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव में, ऐसे लोग वोट डाल रहे हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं ही नहीं, और हमारे देश के नेता खुलकर इनका फायदा उठाते हैं। बहुत सारे नेताओं ने इसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाया हुआ है। वो बाहर से लोगों को लेकर आते हैं अपने क्षेत्रों में, उनके नकली आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं और वो लोग फिर इन नेताओं को वोट देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में अवैध लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, फिर वो वोटर बन जाते हैं और वो खास पार्टियों और नेताओं को वोट देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोकतंत्र में भी ये बहुत बड़ी मिलावट हो रही है। अब आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक नया वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर जारी किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी केरल के वायनाड में जिप लाइनिंग करते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने 300 मीटर की ऊंचाई से वायनाड की खूबसूरती दिखाई है और कहा है कि यह मेरे लिए राजनीति से भी बढ़कर है। यहां आपको ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी 54 वर्ष के हैं और उन्हें बड़ा शौक रहता है कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस लोगों को दिखाएं और ये भी दिखाएं कि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ एडवेंचर करते रहते हैं अपनी जिंदगी में। वायनाड में उनका खास ध्यान है आजकल, क्योंकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। वहां पर वोटिंग भी अब हो चुकी है और राहुल गांधी को उम्मीद है कि अब उनकी बहन भी उनके साथ लोकसभा में बैठेंगी। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। We love you so much. Love you. Lots of love. Where are you from? Delhi, sir, Delhi. Come. Priyanka, I don't know why you don't come. Let's do it. Bye. Bye. A little higher. I've done zip line over the Ganga in Rishikesh. You have, Priyanka? Yeah. With Miraya. Yeah. I really enjoyed it. Was it zip line? It was zip line across the Ganga. And people should come, they should visit, they will love it. Priyanka, I don't know why you don't come. Let's do it. We love you so much. Love you. Lots of love. Let us make the name of Wayanad known as the best tourist destination in the entire world. When people think of Kerala, the first destination should be Wayanad. अब आपको जल्दी से ये बताएंगे कि यात्रा करने के लिए बनाई गई कार अब कैसे एक खतरनाक हथियार भी बन चुकी है। चीन में 62 साल के एक व्यक्ति ने अपनी कार से 35 लोगों को कुचलकर उनकी जान ले ली और यह घटना 11 नवंबर को जुहाई शहर के स्पोर्ट्स सेंटर में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग एक्सरसाइज करने के लिए आए हुए थे और इस व्यक्ति ने अपनी कार रनिंग ट्रैक पर ही चढ़ा दी और जो भी सामने आया वो उसे रौंदता हुआ कुचलता हुआ आगे निकल गया और इस घटना में 43 लोग घायल भी हो गए। कार चलाने वाला व्यक्ति असल में अपनी पत्नी से तलाक और संपत्ति के बंटवारे को लेकर बड़ा नाराज था, गुस्से में था। लोगों को कुचलने के बाद इसने खुद को चाकू से घायल कर लिया और इसे भी काफी गंभीर चोट आई है। बाद में यह बेहोश हो गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस व्यक्ति को कड़ी सजा देने का निर्देश दिया है। इसी शहर में चीन की सेना के सबसे बड़े एयर शो की तैयारी भी चल रही है और 12 नवंबर से ये एयर शो शुरू हो चुका है। इसमें चीन के फाइटर जेट्स और अटैक ड्रोन्स भी हिस्सा ले रहे हैं और इस घटना का असर एयर शो पर ना पड़े इसलिए चीन की सरकार ने 35 लोगों की मौत की इस खबर को दबा दिया और इसे दबाने के लिए वहां पर सेंसरशिप लगा दी। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इस घटना के वीडियोज और तस्वीरों को पूरी तरह से हटा दिया गया और न्यूज वेबसाइट से भी इस खबर से जुड़े न्यूज आर्टिकल्स को हटवा दिया गया। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो इस खबर के फोटो और वीडियोस हट गए, लेकिन यह खबर एक्स पर
वायरल हो गई, जिसके बाद लोगों को इसके बारे में पता चला। इस घटना से यह भी पता चलता है कि कार सिर्फ अब सफर के लिए नहीं है, बल्कि एक हिंसक हथियार भी है। और अब किसी की जान लेने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं, बल्कि शायद कार से भी लोगों की हत्याएं की जाती हैं। आपने देखा होगा इससे पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी भी गाड़ियों का, कारों का, ट्रकों का इस्तेमाल कर चुके हैं लोगों की हत्या करने के लिए। इसलिए अगर कार गलत हाथों में चली जाए तो इससे चलता फिरता एक हिंसक हथियार पैदा हो सकता है। आपको भी हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम बड़ी आसानी से छोटे बच्चों के हाथ में या मानसिक रूप से किसी अस्वस्थ व्यक्ति के हाथ में कार थमा देते हैं और बाद में ये कार हिंसा के लिए इस्तेमाल होती है। और जीवन में भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह।